हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन FF लाइन्स एंड आई एम योर ब्राइड का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांग जी था वो वीजिंग को देखकर जेलस हो जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड उसके बाद वांग जी वीजिंग को अपने रूम में लेकर आता है और वीजिंग पर गुस्सा करता है और उससे पूछता है कि वो उनसे क्या बातें कर रहा था। बट वीजिंग वांग जी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वांग जी गुस्सा करता है एंड वो वीजिंग को फोर्सफुली किस करता है। वीजिंग वांग जी को दूर करता है और बोलता है ये क्या था, हाँ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वांग जी देखता है और बोलता है मैं कर सकता हूँ, तुम पर पूरा हक है मेरा, क्योंकि तुम मेरे ओमेगा। एंड ये बोलते ही वो रुक जाता है एंड अपना सर नीचे कर लेता है। ये सुनते ही वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ कि क्या क्या हूँ मैं आपका, हाँ आपको तो बात बोलने में भी शर्म आ रही है। हाँ तो क्यों कर रहे हो ये सब? हाँ दोबारा से ये शब्द मत बोलना। आपको याद भी है कि मैं आपका ओमेगा था? आपने आपने शादी की थी मुझसे, याद भी है आपको? हाँ, आपको कहाँ से याद होगा? आपको आपको मैं याद ही नहीं हूँ। हाँ तो दोबारा से आइंदा ये शब्द मेरे सामने मत बोलना कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ। हाँ आपको जो करना वो करिए। आप शादी करने जा रहे हैं ना, तो शादी करिए, खुश रहिए हाँ अपनी अपनी ओमेगा वाइफ के साथ। मुझसे दोबारा ये शब्द मत बोलना जब आप में हिम्मत ही नहीं है सबके सामने मुझे अपना ओमेगा एक्सेप्ट करने की। सुना या नहीं आपने? एंड ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही वहाँ से डोर ओपन करके चला जाता है और वांग जी वहीं पर खड़ा रहता है। एंड वहीं हम दिलरुबा को देखते हैं जो कि रूम में थी और बस वो वेट कर रही थी वांग जी का। वांग जी जो है वो अभी भी रूम में था, वो बाहर नहीं आया था, बट वीजिंग आ चुका था। वीजिंग बहुत ही गुस्से में था और उसे रोना आ रहा था और दिलरुबा उस गुस्से में घूर रही थी इधर उधर घूमते हुए, क्योंकि उसे उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वांग जी जो है वो वीजिंग को लेकर रूम में गया। उसके माइंड में बस गुस्सा था, बहुत बुरी तरह से गुस्सा था। वहीं वीजिंग बाहर आने के बाद वो नीचे की ओर जाने लगता है सीढ़ियों से। तभी जो दिलरुबा थी वो आती है और बोलती है हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और दिलरुबा के हाथ में एक वाइन का गिलास था। वो बोलती है तुम अपने घटिया कैरेक्टर को छोड़ोगे नहीं ना। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वांग जी को सेड्यूस करने की, और तुम्हें क्या लगता है तुम इतने ब्यूटीफुल हो कि वांग जी तुम्हारे जाल में फंस जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरा है और उसके अलावा किसी और का नहीं है। समझ आया ना तुम्हें? एंड ये बोलकर वो सीधा जो ड्रिंक का गिलास था, वो उसमें जो ड्रिंक थी वो पूरी की पूरी वो वीजिंग पर फेंक देती है। वीजिंग एकदम चुप, वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी साउथ सिंगटन भागते हुए आता और बोलता वी। एंड वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग कुछ नहीं बोलता। साउथ सिंगटन जल्दी से वीजिंग को गले लगाता और बोलता वीजिंग वीजिंग तुम ठीक तो हो ना? वीजिंग बोलता मैं उन्होंने। एंड ये बोल ही नहीं पाता वो। और तभी उसके और फ्रेंड्स भी आते हैं जिसमें नी हुसैन सोंगलन था एंड जो नी हुसैन था वो भी आते हैं। एंड वो देखते हैं वीजिंग को, वो एक चेयर पर बिठाते हैं और बोलते हैं वीजिंग वीजिंग तुम ठीक तो हो ना? वीजिंग बोलता उन्होंने मेरे साथ नहीं बोलकर वो चुप हो जाता है। वहीं सोंगलैन की नज़रें वीजिंग के लिप्स पे जाती है जो तो थोड़े से सूजे हुए लग रहे थे एंड फूले हुए भी लग रहे थे और उन पर बाइट था। ये देखकर सोंगलैन बोलता वी क्या वांग जी ने तुम्हें किस किया? एंड ये सुनते ही वीजिंग दिखता और बोलता हाँ आपको कैसे पता चला? ये सुनकर वो बोलता व्हाट, क्या वांग जी ने सच में ऐसा किया? वीजिंग बोलता उन्होंने उन्होंने गगा मुझे फोर्सफुली किस किया, वो बहुत बुरे, वो बहुत बुरे। एंड ये सुनते ही साओ शिंगचन देखता है सोंगलैन को और बोलता तुम चुप करो। एंड इसके बाद वो बोलता वीजिंग तुम जाओ अपने रूम में आराम करो। वीजिंग देखता है और बोलता ठीक ठीक है। एंड इसके बाद वो रूम में चला जाता है। मैडम लैन भी आकर वीजिंग को ताना मारती हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करती है। वीजिंग इन सब चीज़ों की सुनने की वजह से बहुत ही परेशान एंड बोल सकते हैं कि एक तो वो पहले से हर्ट था एंड मैडम लैन एंड वांग लिंगजाओ की बातों की वजह से वो और भी ज़्यादा हर्ट हो गया था। वीजिंग को दुख हो रहा था, ये सब क्यों उसी के साथ होता है, हर बार क्यों उसे टारगेट किया जाता है। आज तो उसकी कोई गलती नहीं थी ना, फिर भी वांग जी ने कितना बुरा किया उसके साथ, और उस पर ऊपर से वांग लिंगजाओ और मैडम लैन ने भी उसे कितना बुरा भला कहा। ये सब सोचते हुए वीजिंग अपने रूम में आता है और अपने रूम में आकर लेट जाता है। वीजिंग को इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, इसीलिए वो अपने आप को शांत करने के लिए वहाँ पर आ जाता है और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जियांग मैंशन का सीन। जियांग मैंशन में एक पर्सन लेटा हुआ था एंड वो कुछ देख रहा था अपने ड्रीम में। हम देखते हैं जियांग फैंगमैन को जो कि अपने सपने में देख रहे थे। उन्हें एक विजुअल्स दिखाई दे रहा था जो कि आज से कई साल पहले का था, जिसके अंदर यान ली नीचे फ्लोर पर गिरी हुई थी एंड वो बोल रही थी डैड डैड प्लीज़ ऐसा मत करिए। बट जियांग फेंगमैन गुस्से में बोलते हैं कि तुम सब ओमेगा एक जैसे ही होते हो, तुमने अपनी औकात दिखा दी ना। हाँ तुमने क्या कहा, तुम किसी और से शादी करना चाहती हो? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। हाँ
मैंने तुमसे जिससे कहा उससे शादी करो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे आकर ये बताने की कि तुम किसी से प्यार करती हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एंड ये बोलकर वो उसे एक और स्लैप मारते हैं। जियांग यानली बोलते डैड डैड हमारी क्या गलती है? हाँ मैंने बस इतना ही तो कहा ना आपसे कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, उससे प्यार करती हूँ। प्लीज़ डैड मान जाइए। जियांग फेंगमियान बोलते चुप, एकदम चुप। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ बोला ना तो तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। जियांग यानली जियांग फेंगमैन की नहीं, वी चांगसे की सबसे बड़ी बेटी थी। बट कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद जियांग फेंगमैन की जो बोल सकते हैं वी चांगसे थे, उनकी डेथ हो गई। जिसके बाद जो कैंग से सेरेन थी उनकी शादी जियांग फेंगमैन के साथ हुई और उनके जो बच्चे थे तीनों वो भी उन्हीं के साथ आए। जियांग यानली सबसे बड़ी थी और उससे छोटा जो था वो जियांग चेंग था और वी जिंग था और वो तीनों बहुत ही प्यारे थे। उसके बाद उनका एक और बेटा हुआ जियांग फेंगमिन का, जो कि अल्फा सन था, जिसका नाम जियांग मो था। और जियांग फेंगमिन उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, बट अपने ओमेगा बच्चों से बिल्कुल भी नहीं। जियांग यानली अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती थी, वी जिंग और जियांग चेंग से, क्योंकि वो मतलब अपने दोनों भाइयों को इतना प्यार करती थी। उनके ऐसा लगता था जैसे कि वो उसे बहुत प्रोटेक्ट करेंगे। जियांग यानली सबसे ज़्यादा वी जिंग के लिए केयरिंग थी, क्योंकि जो वी जिंग था वो अपने फादर बिल्कुल वी चांग से जैसा ही था, इसलिए यानली उसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करती थी। जब भी उसका फादर गुस्सा होता था जियांग फेंगमैन या कुछ भी करता था, यानली उन्हें हमेशा से बचाती थी। जियांग यानली ने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बारे में सोच लिया एंड देन उसने स्टडी कंप्लीट की। उसके बाद उसे एक लड़के से प्यार हुआ, जे जोशन से, और वो लड़का भी जियांग यानली से प्यार करने लगा था। दोनों बहुत खुश थे और जियांग यानली ने फिर अपनी फैमिली से बात की, यानी कि अपने डैड से। जियांग फेंगमियान ने उसे स्लैप करते हुए कहा, क्या तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने डैड से ये बोलने की कि तुम एक लड़के को पसंद करती हो? हाँ, भूल जाओ उसे, वरना तुम्हारे इतना बुरा हाल करूँगा कि तुम देख लेना क्या होगा। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यानली रोने लगती है तो कैंग से सेरेन उसे गले लगाती है और बोलती बेटा बेटा तुम शांत हो जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से बात करूँगी। इसके बाद जो कैंग से सेरेन थी उन्होंने जियांग फेंगमियान से बात की, बट जियांग फेंगमियान ने उन्हें भी डांट दिया और ये सब भूल जाने के लिए कहा। इसके बाद जियांग यानली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने उस लड़के के जिन जोशन को कॉल करके बोल दिया कि उसके फादर बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, तो वो इन द फ्यूचर एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। जिन जोशन ने यानली को समझाने की कोशिश की, बट नहीं, जियांग यानली अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी उसके जो रूम था उसका गेट ओपन हुआ और जियांग फेंगमिन अंदर आ गई एंड उन्होंने देखा यानली को किसी से बात करते हुए, तो उनका बहुत ही गुस्सा हाई लेवल पर चले गया और वो यानली को स्लैप करते हुए बोलते हैं, तुम बच्चलन, हाँ, मुझे लगा कि तुम उस लड़की के नहीं मिलोगी उस लड़के से, बट तुम तो उससे बात कर रही हो। हाँ, तुम ऐसे नहीं मानोगी। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही उसे एक और स्लैप देते हैं, जिससे यानली के हाथ में जो फ़ोन था वो नीचे गिरता है और फ़ोन नीचे गिरने की वजह से यानली बोलते डैड क्या क्या गलती है हमारी, हम बस, मैंने कहा था मैं नहीं करूँगी डैड डैड, बस जस्ट नॉर्मली। जियांग फेंगमिन होता शट अप, बिल्कुल शट अप, हाँ चुप हो जाओ, तुम ओमेगा एक जैसे ही होते हो, तुमने कहा था तुम बात नहीं करोगी, बट तुम अपनी फितरत से बाज नहीं आओगी ना, लगता है तुम्हारे साथ कुछ और ही करना पड़ेगा मुझे। एंड ये बोलकर वो गुस्से में बाहर चले जाते हैं। यानली तुरंत ही अपना फ़ोन उठाती है एंड वो देखती है तो फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हुआ था। वो बोलती है प्लीज़ प्लीज़ दोबारा मुझे कॉल मत करना, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे डैड नहीं मानेंगे, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो और दोबारा से कांटेक्ट मत करना मुझे। और यानली बहुत बुरी तरह से रो रही। जिन जोशन बोलता है, यानली यानली मेरी बात सुनो, हाँ हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है, मेरी फैमिली हमारी शादी करवा देगी, मैंने उनसे बात कर ली है, वो मान गए हैं, यानली प्लीज़ मेरी बात सुनो। यानली बोलती है चुपचाप, तुम ऐसा मत करो। एंड तभी यानली के रूम का डोर ओपन होता है और जियांग फेंगमिन अंदर आता है और बोलता तुम अभी भी। एंड उनके हाथ में एक चाबू था एंड वो यानली को देखते हैं। यानली तुरंत ही अपना फ़ोन गिरा देती है वहीं पर एंड वो उठती है और उठ कर देखती है और बोलती डैड डैड देखिए, मैंने उसे मना कर दिया, वो दोबारा कॉल नहीं करेगा। लेकिन जियांग फेंगमिन को इतना गुस्सा आता है कि वो एक स्लैप कसकर यानली के फेस पर मारते हैं और यानली लड़खड़ाते हुए बेड के कॉर्नर से टकरा जाती है और उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। यानली बोलते डैड डैड प्लीज़ मेरी बात सुनिए, देखिए मैंने मना कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा इसके बाद। बट जियांग फेंगमिन के सर पर खून सवार था, उनके हाथ में एक चाबुक था और वो उसी से अब यानली को फिर से मारना शुरू करते हैं। यानली बार बार बोल रही थी डैड डैड प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आप जो बोलोगे मैं करूँगी, हम तीनों आपके प्यार के लिए तरसते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं डैड प्लीज़, हम भले ही आपके सगे बच्चे नहीं हैं बट फिर भी हम आपको डैड के जैसे ही मानते हैं, प्लीज़ प्लीज़ डैड, हाँ हमें ऐसा मत करिए हमारे साथ, मेरे दोनों भाइयों के साथ और मेरे साथ, प्लीज़ आप जो बोलोगे वो मैं करूँगी प्लीज़ डैड। बट जो जियांग फेंगमिन थे उनके सर पर तो जैसे खून सवार हो चुका था, वो कुछ भी सुनने या समझने की हालत में थे ही नहीं, बस वो गुस्सा कर रहे थे और गुस्सा ही करते जा रहे थे। उनके सामने वो देख नहीं रहे थे कि कौन है कौन नहीं। यानली की बॉडी पर धीरे धीरे कट लगना शुरू हो चुके थे और उनसे ब्लीडिंग भी शुरू हो चुकी थी। यानली की बॉडी वाइब्रेट कर रही थी और वो बहुत ही बुरी हालत में थी, पर वो
चिल्लाए जा रही थी और बार बार अपने डैड से माफ़ी मांग रही थी और बोल रही थी प्लीज़ डैड माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बट जियांग फेंगमैन सुनने की हालत में था ही नहीं। मतलब लास्ट में यान ली बेहोश हो जाती है इतनी सब मार की वजह से। उसके बाद जियांग फेंगमैन उसे वहीं छोड़कर जो चाबुक था वो डोर बंद करके वहाँ से चला जाता है। इस वक्त जियांग मैंशन में कोई नहीं था और जब वो फ़ोन की दूसरी ओर अल्फ़ा जो जिनजूशन था उसने जब ये सब देखा और सुना तो उसकी रूह कांप गई। वो तुरंत ही अपनी कार में बैठा और जियांग मैंशन निकल गया। जो यानली का बॉयफ्रेंड था वो यानली के जो मेंशन था जियांग मेंशन उसे अच्छे से जानता था और वो यानली का रूम भी जानता था। वो तुरंत ही वहाँ पर आता है, कार पार्क करता है और मतलब वहीं पर खड़ी कर देता है। तुरंत ही वो घर के अंदर भागता है और इस वक्त जो मतलब बोल सकते हैं सर्वेंट्स थे वो अपने क्वार्टर में थे या फिर बाहर थे एंड सिक्योरिटी गार्ड वगैरह खाना खाने के टाइम जा चुके थे यहाँ पर, क्योंकि उन्हें नॉर्मली लगता था कि कौन ही आएगा। पर जिन जोशन जो है वो जो रास्ता था किचन का वहाँ से अंदर आता है एंड वो तुरंत ही यानली के रूम में जाता है। एंड जैसे वो देखता है वहाँ जाकर तो डोर के बाहर जो ना लॉक लगा हुआ था वो तुरंत ही डोर ओपन करता है और अंदर आकर देखता है एंड देखकर शॉक एकदम फ्रीज हो जाता है। यान ली वहीं नीचे फ्लोर पर गिरी हुई थी, उसकी बॉडी पर कट थे, ब्लड निकल रहा था, पास में एक चाबुक पड़ा हुआ था। ये सब देखकर जियांग फेंग जो जिन जुशन था उसकी रूह कांप गई। पर उसने अपने आप को संभाला और यानली के पास गया और यानली को उठाने की कोशिश करने लगा। बोला यानली यानली उठो उठो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती तुम, प्लीज़ अपनी आइज़ ओपन करो। बट यानली उठने का नाम नहीं ले रही थी। जिन जोशन तुरंत ही यानली को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से लेकर जाता है, अपनी कार में लेकर आता है और वहाँ से उसे ले जाता है। और कहाँ लेकर जाता है ये किसी को भी नहीं पता चला। यानली वहाँ से जा चुकी थी। चियांग फेंगमैन अपने ऑफिस आ चुके थे और 2 घंटे के बाद जब उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तब उन्होंने घर पर कॉल किया। जियांग मेंशन में कॉल करके वो एक सर्वेंट को बोलते हैं कि जाओ और उस यानली के रूम में जाओ और उसे क्लीन करो और पूरे रूम को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसे मेडिसिन दो उस मनुष्य को। और जियांग फेंगमैन अच्छे से जानते थे कि यानली किसी को नहीं बताएगी कि जियांग फेंगमैन ने उसे मारा है, क्योंकि वो जानता था कि उसके बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट ये जियांग फेंगमैन ही था जो अपने बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, बस उन पर गुस्सा करता था, टॉर्चर करता था। जियांग फेंगमैन की बातें सुनकर वो सर्वेंट बोलता जी सर, एंड वो अपने आप को बुरा साबित नहीं करना चाहते थे दूसरों के सामने, इसलिए जो सर्वेंट था वो तुरंत ही यानली के रूम में जाता है एंड दिखता है और देखकर शॉक। फ्लोर पर बहुत सारा ब्लड था बट वो चेक करता है तो पूरे रूम में यानली कहीं पर भी नहीं थी। एंड वो अच्छे से चेक करता है, घर भी चेक करता है बट यानली नहीं थी। वो तुरंत ही सर्वेंट एक दूसरे सर्वेंट को बोलता है कि रूम क्लीन करने के लिए और फिर वो जियांग फेंगमैन को बता देता है कि यानली मैम घर पे नहीं है। एंड ये सुनते ही जियांग फेंगमैन गुस्सा हो जाता है। अब हम इवनिंग का टाइम देखते हैं। अभी सभी घर पर आ चुके थे। मैडम जो वी थी उन्होंने सारा खाना प्रिपेयर किया और उसके बाद वो सर्वेंट को बोलते हैं कि जाओ तीनों बच्चों को बुला कर लेकर आओ। और जो शाओ मो था वो घर पे नहीं था, यानी कि वो यहाँ पे स्टडी करता ही नहीं है, वो यूएस में स्टडी करता है। जो अल्फ़ा बेटा है जियांग फेंगमैन का शाओ मो वो, एंड जो यानली और वीजिंग है वो यहीं पर स्टडी करते हैं और जियांग चेंग भी। थोड़ी देर के बाद सर्वेंट जाता है तीनों के रूम में और यानली के रूम में तो कोई था ही नहीं। उसके बाद जो अदर रूम थे जिनके अंदर वीजिंग था, जियांग चेंग था, वो उन्हें तो नीचे भेज देता है। एंड फिर वो जो बोल सकते हैं मैडम वी थी उन्हें बताता है सर्वेंट कि वो तो अपने रूम में ही नहीं है। ये सुनने के बाद वो शॉक होती हैं और बोलती हैं व्हाट, यानली कहाँ चली गई। फिर वो पूरे रूम को चेक करती हैं, सर्वेंट को बोला जाता है पूरे घर को चेक करे बट यानली का नामो निशान नहीं था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यानली कहाँ चली गई, वो भी बिना बताए। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि यानली ऐसे चली जाए, वो भी बिना बताए हुए अपनी मॉम को। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो कैंसर सेरन थी वो तुरंत ही कॉल करती है जियांग फेंगमैन को और उन्हें बोलती है यानली यानली पता नहीं कहाँ चली गई है। एंड ये सब सुनने के बाद जो जियांग फेंगमैन थे वो बोलते हैं तुम्हारी बेटी भाग गई है, वो मनुष्य भाग गई हमारे घर को छोड़कर, हमारी इज्जत को नीलाम करके। एंड ये जैसे ही सुनती है मैडम वी तो वो बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी यानली ऐसा नहीं कर सकती। कैंसर सेरन बोलते हैं चुप करो, उस मनुष्य ने ये सब कर दिया है और वो फ़ोन कट कर देती है। ये सब सुनते ही जो मैडम वी थी कैंसर सायरन वो नीचे गिर जाती है एंड वो अपना सर पकड़ लेती है और बोलती है ये क्या हो गया। नहीं, मुझे मेरी बेटी पे यकीन है, मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती, नहीं वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, नहीं यानली यानली कभी नहीं जाएगी ऐसे छोड़कर। एंड तभी वीजिंग और जियांग चेंग भी आते हैं एंड वो भी बोलते हैं हम ढूंढेंगे हमारी शीजे को, उन्हें कुछ नहीं होगा, हमारी शीजे मिल जाएगी, वो हम जानते हैं हमारी शीजे ऐसे कभी नहीं जा सकती, उन्होंने उस लड़की को मना कर दिया था, उसके बाद यानली शीजे कभी नहीं मिलेंगी उससे, हाँ हम जानते हैं, ज़रूर ज़रूर हमारी सच्ची के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, मम्मा हाँ प्लीज़ हम उन्हें ढूंढेंगे। एंड हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। जियांग फेंगमैन घर आते हैं एंड जैसे ही जियांग फेंगमैन को देखती हैं कैंसर से वो बोलती हैं फेंगमैन फेंगमैन देखो ना हमारी बेटी नहीं मिल रही, प्लीज़ प्लीज़ उसे ढूंढो ना। ये सुनकर जियांग फेंगमैन बोलते चुप करो चुप करो, उस मनुष्य का नाम मतलब मेरे सामने, उसने मेरी पूरी इज्जत को नीलाम कर दिया है और उसका नाम मुझे सुनना भी नहीं है। अब इस घर में भाग गई तुम्हारी बेटी, सुना ना तुमने। और ये सुनते ही वो बोलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बीजिंग आगे आता और बोलता नहीं डैड ऐसा नहीं हो सकता, श्रीजी कभी नहीं जाएगी ऐसे, हम मुझे मुझे अच्छे से पता है मेरी श्रीजी के बारे में, वो कभी नहीं जाएगी हम लोगों को ऐसे छोड़कर। डैड डैड प्लीज़ कोई हमारी श्रीजी के साथ कुछ कुछ गलत हुआ होगा।
वो ऐसे नहीं जाएगी। कहीं डट आपने तो कुछ नहीं किया ना? हाँ, हमारी शीजे की कहाँ है बताइए हमें। एंड ये सुनते ही जियांग पेंगुइन को गुस्सा आता है एंड वो वीइंग के फेस पर एक स्लैप मारते हैं और वीइंग जो है ना वो मतलब साइड में हो जाता है, वो गिरने वाला था बट वो संभाल लेता है अपने आप को, बट उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगती है। इतना तेज जियांग पेंगुइन ने थप्पड़ मारा था वीइंग को। जियांग चेंग भी आता है और बोलता डैड, एंड इससे पहले कि वो जियांग पेंगुइन जो है वो जियांग चेंग को स्लैप करते तभी कांग से सरन होती है, ये सब क्या है? हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम हमारे बच्चों को कैसे कैसे मार सकते हो? जियांग फेंगम बोलते चुप, एकदम चुप। मुझे इन तुम्हारे मनुष्य बच्चों की बात बिल्कुल भी नहीं सुननी है, क्योंकि ये बच्चे मेरी नाक कटवा कर मानेंगे सबके सामने। और वो चिल्लाते हुए उठ जाते और बोलते नहीं नहीं। एंड जो मैडम कैंग से सैरन थी वो उनके पास सो रही थी, वो बोलती क्या हुआ? चियांग फेंग मैन जो है वो अपने फोरहेड से पसीने को साफ करते हैं और बोलते नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तो तुम सो जाओ जाओ। एंड फिर कैंग से सैरन देखती हैं और वो कुछ भी नहीं बोलती, वो चुपचाप सो जाती हैं। जियांग फेंग मैन उठकर सीधा चले जाते हैं, वॉशरूम में आते हैं, अपने फेस वगैरह क्लीन करते हैं और वो उन सब चीज़ों को याद करते हैं। उसी के बाद से जियांग यानले का कोई अता पता ही नहीं था। बहुत कोशिश की मैडम जो कैंग से सैरन थी उन्होंने ढूंढने की, बट उसका कोई अता पता नहीं चला और ये बात उन्हें बहुत ही खटकती थी। बट अब बहुत टाइम हो चुका है, यानली को गायब हुए 6 मंथ हो चुके हैं और इसका कोई अता पता नहीं है। हम दूसरी ओर वीइंग को देखते हैं। वीइंग अपने रूम में था एंड वो वॉशरूम में था और अपने हाथ पैर वगैरह सबको ना मतलब ऐसे खरोच रहा था। उसे बार बार बुरा लग रहा था। वांग जी ने जो उसे किस किया था फोर्सफुली, उसे बहुत ही गंदा फील हो रहा था। वीइंग अपने लिप्स को रब कर रहा था, अपनी बॉडी को रब किए जा रहा था, अपने नाखूनों से खरोच रहा था, जिस वजह से ना थोड़ी देर में वीइंग की जो बॉडी थी ना उस पर रैशेस होना शुरू हो जाते हैं। एंड कई कई जगह तो वीइंग ने इतनी ज़ोर से अपने नाखूनों से मतलब कुरेदा था अपनी बॉडी को कि वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही थी। और ऐसे ही वीइंग अपने आप को संभाल कर बाहर आ जाता है और अब टाइम बीत जाता है, 1 से 2 दिन हो जाते हैं। वांग जी वीइंग से मिलने की कोशिश करता या जब भी उसके सामने आता तो वीइंग भाग जाता। पता नहीं क्यों वीइंग को गुस्सा आ रहा था इस इंसान पर कि ये कैसा इंसान है, अपने वाइफ और वेडेड मतलब वीइंग उसका वेडेड ओमेगा है, फिर भी वो उसे छोड़कर किसी और से प्यार करता है और किसी और से इंगेजमेंट करके बैठा और उससे शादी करने वाला है। इस चीज़ से ना वीइंग को नफरत हो रही थी बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी ना डेस्परेट हो रहा था वीइंग से मिलने के लिए। वांग जी अपने खुद की फीलिंग को नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। जब से उसने वीइंग को किस किया था उसे क्रेविंग हो रही थी वीइंग को देखने की या फिर उसे टच करने की। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है और वांग जी अपनी इस डेस्परेशन को कम करने के लिए वीइंग के रूम के सामने जाता है। और इस वक्त नाइट का सीन था, वीइंग जो है ना वो बात ले रहा था। वांग जी जाता है और देखता है तो वीइंग ने ना डोर को बंद नहीं किया था, वो ऐसे ही सटाया गया था। तो वांग जी जैसे डोर पर हाथ रखता है नॉक करने के लिए, डोर ओपन हो जाता है। एंड वांग जी जब ये देखता है तब वो तुरंत ही अंदर आता है रूम के और इधर उधर देखता है, बट उसे वीइंग कहीं पर भी नजर नहीं आता। बट उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती है एंड ये देखते ही वांग जी चुपचाप वहीं बेड पर जाकर बैठ जाता है और वीइंग का वेट करने लगता है। लगभग 15 मिनट के बाद वीइंग बात लेकर बाहर आता है एंड वांग जी जैसे वीइंग को देखता है वो दिखता रह जाता है, क्योंकि वीइंग ने सिर्फ अपनी वेस्ट के अराउंड टॉवल को रैप किया हुआ था। और वांग जी वीइंग को जैसे ही देखता है एकदम से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। एंड वांग जी को मतलब अजीब लग रहा था वीइंग को देखकर। वीइंग का ध्यान नीचे की ओर था, वो बस नीचे की ओर देखकर चल रहा था। वीइंग को लगा नहीं था कि मतलब ऐसे कोई आएगा, वो इतनी नाइट को क्या ही करेगा वीइंग के रूम में आके। वीइंग चुपचाप करके जाता है वार्डरोब के पास और वो अपने कपड़े निकालता है और कपड़ों को लेकर मिरर की ओर आगे बढ़ जाता है। एंड वांग जी जैसे वीइंग को देखता है तो पता नहीं उसकी बॉडी में अजीब सा रिएक्शन होता है। वांग जी को पता भी नहीं चला कि कब वो धीरे धीरे वीइंग की ओर आगे बढ़ गया। वीइंग का ध्यान नहीं था, वीइंग तुरंत ही अपनी शर्ट निकालता है एंड जैसे वो पहनने वाला था तभी उसका नज़र मिरर की ओर जाता है एंड वांग जी वीइंग के पीछे खड़ा हुआ था। एंड वांग जी जैसे ही वीइंग को ऐसे देखता है उसे अजीब लगता है। वांग जी की नज़रें सीधा वीइंग की चेस्ट पर जाती हैं, जहाँ पर मतलब जो है ना बोल सकते हैं वीइंग की जो चेस्ट है वो थोड़ी उभरी हुई है, क्योंकि वो एक ओमेगा है इसीलिए। एंड जैसे वीइंग देखता है वो बोलता हाँ आप। एंड वीइंग तभी अपने आप को मिरर में देखता है एंड ये देखते ही वीइंग की तो जैसे सांसें ही रुक जाती हैं। वीइंग बोलता हाँ आप क्या कर रहे हैं? एंड वो तुरंत ही अपने चेस्ट को कवर करने लगता है एंड फिर अपने आप को और देखता है तो वीइंग ने नीचे भी टॉवल रैप किया हुआ था। वीइंग को बहुत अजीब लग रहा था एंड वांग जी का अराउजल फील हो रहा था वीइंग को देखकर। वांग जी अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। वीइंग जो है ना वो बोलता है इतनी रात को हाँ आपकी हिम्मत कैसे मेरे रूम में आने की? वांग जी को पता नहीं क्या होता है, वो वीइंग को मतलब उसके दोनों शोल्डर से पकड़ता है और अपनी ओर करता है। वांग जी वीइंग को देख रहा था। वीइंग के पिंक लिप्स एंड उसकी पूरी बॉडी पानी से कवर थी एंड टॉवल में था, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वीइंग वांग जी को देख रहा था अपनी डरी हुई आंखों से और वांग जी बस उसे देख रहा था। वीइंग की नज़र वांग जी की आइज़ पर जाती है तो वांग जी की आंखों में एक अजीब सा नशा था वीइंग को ऐसे देखकर। एंड ये चीज़ देखकर वीइंग कांप जाता है।
वांग जी की आंखें कुछ डिफरेंट थी, जैसे कि मानो वो बहुत कुछ चाहती हों वीइंग से। वांग जी वीजिंग को देखकर एकदम पूरी तरह से अराउज हो चुका था। उसके मन में वीजिंग को लेकर अजीब सी फीलिंग आ रही थी और उसे पता भी नहीं चला कि कब उसने वीजिंग के फेस को पकड़ा और उसके फेस को ऊपर किया। वीजिंग जो है वो वांग जी को देखता है। वांग जी धीरे धीरे करके अपने फेस को आगे करता है और वो वीजिंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है और स्लोली उसे किस करना शुरू कर देता है और वीजिंग इस टच से अपने आंखों को बंद कर लेता है और वो वांग जी को अपने आप को किस करने देता है। वीजिंग वांग जी को अलाउ कर रहा था, वो बिल्कुल भी वांग जी को खुद से दूर नहीं कर रहा था। शायद ऐसा वीजिंग के साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि बहुत जल्द उसकी हीट आने वाली थी। वीजिंग वांग जी को अपने आप को किस करने दे रहा था। वांग जी स्लोली स्लोली करके वीजिंग की पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। उसके लिप्स पर किस करते हुए ही वांग जी वीजिंग को स्लोली स्लोली करके जो बेड था वहाँ पर ले आता है और वांग जी वीजिंग को बेड पर पुश करता है और उसके बाद उसके ऊपर आता है और धीरे धीरे करके उसके लिप्स के कॉर्नर पर उसे किस करने लगता है। एकदम सॉफ्ट और जेंटल किस। वीजिंग इस किस में खो चुका था, वो बिल्कुल भी कुछ भी रिमेम्बर नहीं कर पा रहा था। वांग जी जो कर रहा था उसे करने दे रहा था। स्लोली स्लोली वांग जी जो है वो अपने हाथों को वीजिंग की चेस्ट पर लेकर जाता है और वहाँ पर उसे टच करने लगता है। वांग जी वीजिंग की चेस्ट को देखता है और उसे देखने के बाद वांग जी से बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता और वो वीजिंग की चेस्ट को पहले तो उसे रब करता है और उसके बाद अपने लिप से पूरी उसके चेस्ट को लिक करता है और वीजिंग इन सब चीज़ों से बहुत ही ह्यूमिलेट हो रहा था, या बोलें कि उसकी बॉडी में अलग से सेंसेशन आ रही थी जिस वजह से वो अपने डिज़ायर्स को रोक नहीं पा रहा था और वो अपने माउथ से अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगता है। और वांग जी जब इन आवाज़ों को सुनता है तब उसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है और अब तो वो और भी ज़्यादा वीजिंग को टच करने लगता है। डेस्परेट होकर वांग जी वीजिंग की पूरी बॉडी पर किस करता है और उसके नेक पर उसे लव बाइट देने लगता है। वीजिंग वांग जी को अलाउ कर रहा था हर एक चीज़ करने के लिए। वीजिंग को पता तक नहीं था कि वो क्या चीज़ कर रहा है, बट फिर भी उसे अच्छा लग रहा था। न जाने क्यों पहली बार आज वांग जी का टच उसे अच्छा फील करवा रहा था और वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वांग जी वीजिंग के पूरी चेस्ट पर लिक बाइट सक करता है और उसकी बॉडी पर निशान बना देता है। उसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और वीजिंग की जो लिप्स थे उन पर फिर से किस करता है और उन पर बाइट भी कर देता है। वीजिंग इस प्लेजर को फील कर रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था उसके साथ जब कोई उसे इस तरह से टच कर रहा हो। वांग जी जो है वो वीजिंग की बॉडी को देखता है और उसे देखने के बाद वांग जी अराउज फील करता है बहुत ही ज़्यादा। उसका मन कर रहा था वो पूरा वीजिंग को टेस्ट करे। उसे अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वीजिंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था और इतना सेक्सी कि वांग जी क्या ही बोले। वांग जी वीजिंग के ईयरलोब के पास आता है, उस पर किस करता है और बोलता है वीजिंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, आई आई रियली वांट यू। ये बोलकर वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के बैक के पास आता है, यानी कि उसकी कमर के पास आता है और उसके बाद वीजिंग की जो हो सकता टमी एरिया था वहाँ पर उसे टच करता है और जैसे ही वीजिंग को वांग जी की टच अपने बेली पर फील होता है, वीजिंग कसकर बेडशीट को पकड़ लेता है। उसकी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है और बस वो वांग जी को टच को फील कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के टमी एरियाज पर अपने लिप्स को लेके जाता है और वहाँ पर उसे किस करना शुरू करता है और वीजिंग जैसे कि मानो पूरा कांप जाता है प्लेजर में। वीजिंग अपने हाथों को वांग जी के सर पे लेके जाता है और प्रेस करता है। वांग जी वीजिंग की जो टमी थी वहाँ पर किस कर रहा था एंड लिक किए जा रहा था। वीजिंग पता वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। बट वांग जी वीजिंग की कोई बात नहीं सुनता और वो वीजिंग को देखता है। वांग जी फिर और भी ज़्यादा लिक और सक करता है वीजिंग की टमी पर, जिससे वीजिंग के माउथ से बस मॉर्निंग का साउंड निकल रहा था। वांग जी फिर धीरे धीरे करके अपनी शर्ट को रिमूव कर देता है और वीजिंग बस प्लेजर में डूबा होता अपनी आंखों को बंद करके। वांग जी फिर धीरे धीरे करके वीजिंग के टॉवल को रिमूव करने लगता है और अब वीजिंग को रिमेंबर होने लगती है वांग लिंग जाओ और मैडम लाइन की बातें। तुम एक सड्यूसर हो, तुम मेरे वांग जी से दूर रहना। तुमने मेरे वांग जी को सड्यूस किया है। तुम्हें मैं मार डालूंगी, उससे दूर रहना। वो मेरा फियोंसे है, वो मुझसे शादी करेगा। तुम तुम एक घिनौने ओमेगा हो। एंड वीजिंग को जैसे ये याद आता है वीजिंग तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेता है और वो एकदम से जैसे माना सेंस में आ गया हो। एंड उसकी नज़र जाती है वांग जी की जो उसकी टमी पर किस किए जा रहा था और वीजिंग जब ये देखता है तो वो शॉक एंड अपने हाथ को देखता है। वीजिंग पूरी तरह से नेकेड था। वीजिंग की नेक एरिया पर, उसकी टमी पर, उसके चेस्ट एरिया पर बहुत सारे लव बाइट्स के निशान थे। वीजिंग एकदम से उठता है एंड वांग जी के फेस पर एक स्लैप मार देता है एंड वांग जी फ्रीज एकदम रुक जाता है। उसको खुद को नहीं समझ आया कि अचानक से हुआ क्या।
वांग जी देखता है वीजिंग को और फिर वो अपने आप को देखता है और बोलता हाँ ये क्या है। वांग जी को कुछ समझ नहीं आया, वो क्या कर रहा है वीजिंग के ऊपर और उसकी शर्ट कहाँ है। वांग जी इधर उधर देखता है एंड तभी उसकी शर्ट उसे नजर आती है जो कि बेड से नीचे गिरी हुई थी। वांग जी तुरंत अपनी शर्ट उठाता है और पहनने लगता है एंड वीजिंग चुपचाप करके एक बेड के कॉर्नर में बैठ जाता है अपने आप को कवर करके। और वीजिंग बस डरा हुआ था एंड वो वांग जी को नहीं देख रहा था। वांग जी तुरंत अपनी शर्ट पहनता है, देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग आई एम सॉरी। वो मैं वीजिंग देखते और बोलता आपने आपने फिर से मुझे टच किया। हाँ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाँ आपकी हिम्मत कैसे हुई। हाँ 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 मुझे लगता है हाँ फिर से ड्रंक है ना, हाँ फिर से ड्रंक है लगता है। हाँ फिर से मुझ में अपनी उस गर्लफ्रेंड वांग लिंगजाओ की इमेजिन कर रहे होंगे ना। तभी तभी आपने ये सब किया ना मेरे साथ, तभी किया आपने ये सब मेरे साथ। मैं मैं आपको बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आप निकलिए मेरे रूम से बाहर। आपकी हिम्मत कैसे हुई। मुझे बता वीजिंग वीजिंग मेरी बात सुनो। पर वीजिंग अपने ऊपर जल्दी से ब्लैंकेट को मतलब रैप करता है। उसके बाद वो उठता है, वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर क्यों ले जाने लगता है। वीजिंग वांग जी को डोर के पास लेकर आता है और बोलता है निकल जाइए मेरे रूम से बाहर। हाँ आपकी हिम्मत कैसे हुई, हाँ ये सब करने की, मुझे टच करने की। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। वांग जी मतलब वीजिंग मैं तो बस तुमसे बात करने के लिए आया था। वो पता नहीं अचानक से ये सब मैंने कैसे कर दिया। आई एम सॉरी वीजिंग। वीजिंग मेरी बात सुन लो। वीजिंग बोलता है शट अप निकल जाइए मेरे रूम से बाहर, प्लीज़ जाइए यहाँ से। वांग जी वीजिंग से बोलता है वीजिंग वीजिंग प्लीज़ देखो मेरी बात सुन लो। मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मुझे मुझे सच में नहीं पता। वीजिंग बोलता है निकल जाइए बाहर। जब मुझे 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 आपकी शक्ल नहीं देखनी, नफरत होती है मुझे आपकी शक्ल देखने से। यानी बोलकर वीजिंग वांग जी को बाहर निकालता है और डोर को बंद कर देता है। और वहीं डोर के पास अपने सर को एकदम लगा लेता है और धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है और बोलता है उन्होंने उन्होंने फिर से वही किया। क्यों क्यों करते हैं वो ये सब। मुझे मुझे नफरत होती है उनकी उनकी ठत से भी। वो कितने गंदे हैं, कितने बुरे हैं वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। वहीं वांग जी बाहर था और वो बोल रहा था विजिंग विजिंग प्लीज़ ओपन द डोर। विजिंग मेरी बात सुन लो प्लीज़ ना, प्लीज़ विजिंग देखो देखो मुझे समझाने का मौका तो दो। विजिंग कुछ भी नहीं सुनता और वो डोर ओपन बिल्कुल भी नहीं करता। वेइजिंग बोलता है क्यों 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 जब आप नशे में होते हो तभी मेरे पास आते हो। क्यों क्यों तभी मेरे क्लोज आते हो। हाँ हाँ आप पक्का अपनी अपनी उस गर्लफ्रेंड को इमेजिन कर रहे होंगे, तभी तभी मेरे करीब आए होंगे। पर मुझे मुझे इससे कितनी तकलीफ होती है। आपको आपको कोई लेना देना ही नहीं है। ये बोलकर वीजिंग रोने लगता है। वीजिंग की सिसकियों की आवाज़ वांग जी को बाहर तक आ रही थी और वांग जी ने सब कुछ सुना जो वीजिंग ने कहा। वो वांग जी को भी बुरा लग रहा था। वांग जी तुरंत ही सामने वाले रूम में चला जाता है और अपने रूम का डोर बंद कर लेता है एंड वो रूम के जो अंदर मिरर था उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वांग जी बहुत ही गुस्से में था। वांग जी पास में पड़ा वो फ्लावर पॉट उठाता है और वो सीधा का सीधा उस मिरर पर मार देता है और मिरर टूट कर नीचे गिर जाता है। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ क्यों क्यों मैं ऐसा करता हूँ। हाँ क्यों। उसे उसे क्या लगता है मैं नशे में था। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नशे में बिल्कुल नहीं था और मैंने वो सब क्यों किया मैं खुद भी नहीं जानता। पर पर मैं क्या करता। मुझे मुझे खुद को नहीं समझ आया कि क्यों मैं उसके क्लोज चला गया। क्यों क्यों मैं उसे फ़ील करना चाहता था। मुझे मुझे भी नहीं पता ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीजिंग वीजिंग मेरी बात तो सुन लो प्लीज़। पर तुम तो मेरी बात सुनने के लिए रेडी भी नहीं हो। वांग जी ये सब सोचता है और वो बेड पर जाकर लेट जाता है पर उसे पूरी रात नींद नहीं आती। वहीं वीजिंग दुखी था ये सब चीज़ें सोच के कि वांग जी क्यों उसके साथ ये सब प्लानिंग कर रहा है। हाँ क्यों उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। किसी और से प्यार करना, किसी और से एंगेजमेंट करना, किसी और से शादी करना, किसी और को ढूंढते रहना, ये सब चीज़ें याद आ रही थी उसे और उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। ऐसे ही करके आज की रात बीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वांग जी जो था उसके रूम के बाहर नॉक होता है। वांग जी उठता है और डोर ओपन कर देता है क्योंकि वो पूरी रात ही नहीं सोया, उसे नींद ही नहीं आई। पूरी रात वो वीइंग के बारे में सोचता रहा। वांग जी डोर ओपन करता है तो देखता है उसकी मॉम थी। वांग जी बोलता मॉम आप। तो मैडम लैन बोलती कि ओह बेटा गुड मॉर्निंग। वांग जी बोलता गुड मॉर्निंग मॉम। तो वो बोलती कि बेटा मैं और वांग लिंग जो आज तुम्हारी एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए जा रहे तो तुम चलोगे। वांग जी बोलता मॉम मैं नहीं जा पाऊँगा, वो मेरी एक डैड के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो आप चले जाइए। ये सुनने के बाद मैडम लायन बोलते ओह अच्छा ठीक है बेटा कोई बात नहीं। वैसे तुम चलते तो काफ़ी अच्छा होता, तुम्हारी एंगेजमेंट की शॉपिंग कर लेते। वांग जी बोलता हाँ बट मैं नहीं जा सकता। वो बोलती ओके ठीक है कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवा देती हूँ ओके। एंड तभी अचानक से उनकी नज़र जाती है मिरर की ओर और वो बोलती व्हाट बेटा ये क्या हुआ है। ये मिरर कैसे टूट गया तुम्हारे रूम का। वांग जी देखते बोलता हाँ वो गलती से मैं पैर फिसल गया और मैं शीशे पे गिर गया तो टूट गया। ये सुनते वो बोलती व्हाट तुम गिर गई, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। वांग जी बोलता नहीं मुझे नहीं लगी। वो देखती हैं और बोलती हाँ
ऐसे कैसे हो सकता है वांग जी? तुम गिरे शीशे पे लगी नहीं तुम्हें। वांग जी बोलता मॉम प्लीज़, जो मैंने कहा वही सच है, प्लीज़ जाइए ना आप यहाँ से। ये सुनकर वो बोलती अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम रेडी होके नीचे आ जाओ ठीक है। वांग जी बोलता हाँ हाँ मॉम ठीक है। एंड इसके बाद वो डोर बंद करता है और फिर मैडम लैन देखती हैं वीजिंग के रूम की ओर और उन्हें गुस्सा आता है। वो जाती हैं और वीजिंग के रूम के बाहर नॉक करती हैं, एक बार दो बार, बट कोई भी डोर ओपन नहीं करता। मैडम लैन को गुस्सा आता है और बोलता है ये निकम्मा ओमेगा, हाँ मेरे घर पर ऐसे पड़ा रहना चाहता है क्या? ये काम इससे नहीं होता है। मैडम लैन ने फिर से डोर पर नॉक किया। बीजिंग अंदर रूम में सो रहा था। वो कल रात देर से सोया था। उसकी आंखें स्वैलन थी, बट फिर भी जैसे ही बीजिंग डोर पर नॉक सुनता है वो उठ जाता है और बोलता हाँ मॉर्निंग को इतनी। बीजिंग तुरंत ही जाता है और डोर ओपन करता है तो मैडम लैन चिल्लाते हुए बोलती ओ महाराज उठ गया, हाँ तुम्हारा दिमाग कहाँ काम करता है, हाँ तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैं कब से डोर पर नॉक कर रही हूँ? ये तुम्हारे दिमाग के पुर्जे हिल गए हैं। बीजिंग देखता है और बोलता सॉरी माफ़ कर दीजिएगा। मैडम लैन बोलते चुप, एकदम चुप हो जाओ। जाओ और वांग जी के रूम में वांग जी के बात लेने से पहले जाओ और उसके रूम को क्लीन करो अच्छे से। उसके रूम में थोड़े मैस फैल गया है। वीजिंग देखते बोलते जी मैडम। इसके बाद मैडम लैन वहाँ से चली जाती है। मैडम लैन के जाने के बाद वीजिंग तुरंत ही वॉशरूम में जाता है, अपने आप को फ्रेश करता है और उसके तुरंत ही बाद वो वांग जी के रूम में जाता है। एंड डोर ओपन करके जैसे अंदर आता है उसकी नज़र जाती है वहीं पास में पड़े हुए मिरर पर जो कि टूट चुका था। वीजिंग बोलता हाँ ये टूटा कैसे? क्या क्या रात में उन्होंने मुझे क्या लेना जरा, उन्हें जो भी करना है वो करे, मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वांग जी अपने बाथरूम से बाहर निकलता है एंड अचानक से वो वीजिंग को वहां पर देखता है और बोलता वीजिंग। वीजिंग जैसे ही वांग जी की आवाज़ सुनता है पीछे टर्न होकर देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता वीजिंग मेरी बात सुनो। वीजिंग बोलता शट अप, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। मुझे मुझे बस काम करना है और मुझे जाना है यहाँ से। वांग जी बोलता बट। वीजिंग बोलता मैंने कहा ना आपसे। वांग जी बोलता ओके ठीक है वीजिंग, इट्स ओके। वो क्या क्या तुम मेरी शर्ट को आयरन कर दोगे? बीजिंग देखता है और ठीक है बताइए मुझे कौन सी है। वांग जी बता एक मिनट। इसके तुरंत बाद वांग जी वार्डरोब ओपन करता है और बीजिंग को शर्ट देता है। बीजिंग चुपचाप ले लेता है उसे और वहीं पर जो है वो उसे प्रेस करने लगता है। वहीं वांग लिंग जाओ उनके घर पे आ चुकी थी और वो देखती है और बोलती ओ आंटी। मैडम लैन देखती है और बोलती कैसी है मेरा बच्चा? मैं जो वांग लिंग जाओ थी वो बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ वांग जी। तो वो बोलती कि वांग जी अपने रूम में है। वांग लिंग जाओ बोलती ओके मैं मिल के आती हूँ। एंड वो तुरंत ही वांग जी के रूम में आती है बिना डोर को नॉक वगैरह किए। वो सीधे अंदर आ जाती है एंड इधर उधर देखती है। एंड तभी उसकी नज़र बीजिंग पे जाती है जो कि वही नीचे बैठा हुआ था और वो अपने काम को कर रहा था, शर्ट को प्रेस कर रहा था। और जो वांग जी था वो वॉशरूम में गया था अपने किसी काम को करने के लिए। वीजिंग अच्छे से शर्ट को प्रेस कर ही रहा था कि तभी वांग लिंग जाओ जब ये देखती है कि इसने वांग जी की शर्ट को प्रेस किया है तो उसे गुस्सा आता है एंड वो जाती है और बोलती तुम घटिया ओमेगा कहीं के, तुम क्या करे हो? हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेरे वांग जी की शर्ट को प्रेस करने की? वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और इसे इग्नोर करता है और दोबारा से अच्छे से शर्ट को प्रेस करने लगता है। बट वांग लिंग जाओ कहाँ मानने वाली थी। वो बार बार वीजिंग को कुछ ना कुछ बोले ही जा रही थी। वांग लिंग जाओ बोलती है तुम घटिया ओमेगा कहीं के। तुम जानती भी हो ना मैं उसकी फियोंसे हूँ, तो फिर तुमने तुमने हिम्मत भी कैसे की उसकी शर्ट को हाथ लगाने की? मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। वीजिंग दो तीन बार सुनता है बट उसके बाद उससे गुस्सा आता है। वीजिंग उसे देखता है और बोलता ओह क्या कहा तुमने? हाँ, वांग जी तुम्हारा है, तुम्हारी शक्ल भी देखी है तुमने कभी? वो तुम्हारा कभी नहीं है। तुमने कहा कि तुम उसकी फियोंसे हो बट मैं उसका ओमेगा हस्बैंड हूँ। सुना तुमने? तुम्हारी तो शादी होने वाली है बट मेरी ऑलरेडी ही शादी हो चुकी है। तो शट आप, समझ आया ना तुम्हें? अगर उसका किसी पर भी सबसे ज़्यादा हक है ना तो वो मेरा है। सुना ना तुमने? हस्बैंड हूँ मैं उसका। और तुम पता नहीं, तुम हो मुझसे सबसे ज़्यादा तो शेमलेस लगती हो। बकवास, सारा दिन बकवास। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम करना क्या चाहती हो। हाँ हाँ, अगर दोबारा से मेरा दिमाग खराब किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड ये सुनते ही वांग लिंग जाओ को गुस्सा आता और वो बोलती ओह तो तुम्हारी जुबान चलने लगी है, हाँ इतना कुछ बोल रही हो तुम, रुको तुम्हें अभी बताती हूँ। ये बोलकर वांग लेंग जाओ तुरंत ही वीजिंग का जो हाथ था वो लेती है और उसे प्रेस पर रख देती है। और वीजिंग एक जोर से चिल्लाता है क्योंकि गर्म प्रेस थी और वीजिंग के हाथ पर लगी तो उसे दर्द हुआ। तभी अचानक से वांग जी आता और बोलता वांग लेंग जाओ क्या करी हो तुम? एंड जो देखता है वांग जी उसे गुस्सा आता है। वीजिंग तुरंत ही अपना हाथ साइड करता है और अपने हाथ को देखता है तो वहाँ पर जलने का निशान बन गया था। एंड वांग जी तुरंत ही आकर वांग लिंग जाओ को एक स्लैप करता और बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाँ? एंड ये सुनते ही वांग लिंग जाओ वो शॉकिंग आई से वांग जी को देख रही थी और अपने फेस पर हाथ रख लिया था क्योंकि वांग जी ने उसे बहुत ही हार्डली स्लैप किया था। वांग लिंग जाओ बोलती वांग जी तुमने इस थर्ड क्लास ओमेगा के लिए मुझ पर हाथ उठाया। वांग जी देखता और बोलता चुप करो तुम, चुप करो। वांग लिंग जाओ बोलती ये बस एक सर्वेंट है। वांग जी बोलता बिल्कुल नहीं, ये कोई सर्वेंट नहीं है, ये मेरा ओमेगा है। सुना तुमने? मेरा वेटेड ओमेगा है और तुम इसे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकती हो? एंड ये बोलकर वो गुस्से में उसे देखता है। वांग लिंग जाओ देखते बोलते तुम। एंड वो गुस्सा करते वहाँ से चले जाते हैं।
वांग जी उस पर कोई ध्यान नहीं देता और वो वीजिंग को पकड़ता है और बोलता है, वीजिंग वीजिंग तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हो, यहाँ पर बैठो तुम। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को सोफे पर बिठाता है और वीजिंग बैठ जाता है। वांग जी बोलता है, तो तुम्हें दर्द हो रहा है? वीजिंग बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ। वांग जी बोलता है, कैसे कुछ नहीं हुआ? देखो कितना बड़ा निशान बन गया। वीजिंग देख रहा था वांग जी को, क्या क्या सच में वांग जी को फिक्र है वीजिंग की? और अभी जो उसने कहा कि वीजिंग वांग जी का ओमेगा है, क्या क्या वो सच है? वीजिंग बोलता नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल भी मेरी फिक्र नहीं कर सकते, इनके लिए तो मैं मैटर ही नहीं करता हूँ। ये मुझसे प्यार क्यों करेंगे? हाँ, ये मुझे क्यों मानेंगे अपना ओमेगा? बिल्कुल नहीं, ये पक्का नशे में होंगे। पर ये नशे में लग तो नहीं रहे हैं? हाँ। वीजिंग का ध्यान फिर से वांग जी की ओर जाता, जो वर्ड आई से वीजिंग को देख रहा था एंड वीजिंग के हाथों को देख रहा था और बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। वांग जी बोलते, रुको, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। एंड वो तुरंत ही जाता है, वार्डरोब ओपन करता है और उसमें से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और उसमें से एक क्रीम निकालता है और वो क्रीम वीजिंग के हाथों पर धीरे धीरे करके अप्लाई करता है, उसे फूंक मारते हुए। वीजिंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी की आंखों में अपने लिए केयर साफ साफ नजर आ रही थी। वांग जी 15 मिनट के बाद वीजिंग के हाथों पर अच्छे से क्रीम को लगा देता है और बोलता, वीजिंग तुम्हें दर्द हो रहा है? वीजिंग बोलता, नहीं, मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता, सच में ना? वीजिंग बोलता, हाँ, मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता, हाँ, तो तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम आई एम सॉरी वीजिंग, ये सब मेरी वजह से। वीजिंग देखते बोलता, नहीं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। वीजिंग वांग जी को दिखा नहीं रहा था, बट उसे उसके पूरे हाथ में दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि वीजिंग बयां भी नहीं कर सकता था। बट वांग जी का ये रिएक्शन देखकर कहीं ना कहीं जैसे कि वीजिंग छुपा रहा हो इन सब चीज़ों को। वीजिंग बोलता, अब जाइए अपने ऑफिस में, ठीक हूँ। यानी ये उठकर वीजिंग जो है जाने लगता है। वांग जी बोलता, वीजिंग रुको। वीजिंग रुक जाता और बोलता, जी। वांग जी बोलता, वीजिंग क्या क्या तुम मेरे देखो, तुम यहीं पे आराम कर लो। वांग जी बोल नहीं पा रहा था, ये सब चीज़ें हेजिटेशन हो रही थी उसे। वीजिंग जब ये सुनता है तो एक सेकंड के लिए उसकी सांसें रुक जाती हैं एंड वो देखता है और बोलती कि क्या? वांग जी बोलता, वीजिंग तुम यहाँ पर रुक सकते हो। वीजिंग बोलता, नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। इन्हें बोलकर वीजिंग तुरंत ही भाग जाता है। वो अपने रूम में आता है और अपने रूम में आकर अपने हाथ को देखता है और इनकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं एंड वो याद करता है जो वांग जी ने अभी कहा उसको। वीजिंग बोलता, क्या क्या सच में वो सीरियस थे? हाँ या नहीं? बट वीजिंग क्या कर सकता था? वो यही सब चीज़ें सोचते हुए बेड पर बैठ जाता है और इन्हीं सब चीज़ों को रिमेंबर करने लगता है। वहीं हम देखते हैं हॉल का सीन। वांग लिंग जाओ जाती है मैडम लाइन के पास और होती है, मैं आंटी देखिए, वांग जी ने मुझे स्लैप किया और उसने उस ओमेगा को अपना हस्बैंड कहा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल भी अब उस ओमेगा को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वांग जी कब उसे डिवोर्स देगा? प्लीज़ आंटी उसे निकालिए धक्के मारकर। वांग जी धीरे धीरे उसके अट्रैक्ट हो रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और वांग जी ने उस ओमेगा के लिए मुझे स्लैप भी किया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर वो बोलती है, बेटा देखो, मैं जानती हूँ कि वांग जी ने बहुत गलत किया, बट तुमने बहुत गलत किया वांग जी के सामने। तुम जानती हो बेटा, अगर वीजिंग नहीं होता उसके सामने, अगर कोई और सर्वेंट भी होता तो वांग जी वही करता। वो किसी को अपने सामने हर्ट होते हुए नहीं देख सकता है। देखो, मैंने तुमसे कहा है कि वांग जी के सामने ऐसी हरकतें मत किया करो। और रही बात उस थर्ड क्लास ओमेगा की, तो चिंता मत करो, उसे मैं बहुत जल्दी ही हमारे घर से धक्के मार कर निकलवाऊंगी। बस तुम शांत रहो और तुम ना प्लीज़ वांग जी को जाके मनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में इंगेजमेंट तोड़ दे। हाँ, अभी तो इंगेजमेंट होनी बाकी है बेटा। ये देखने के बाद वांग लिंग जाओ बोलती है, हाँ आंटी, पर मुझे वो ओमेगा बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज़ आंटी उसे निकालिए ना घर से बाहर। मैं उस ओमेगा को बिल्कुल भी यहाँ नहीं देखना चाहती हूँ। वो धीरे धीरे करके वांग जी को सेड्यूस कर रहा है और मैं पागल नहीं हूँ। मुझे दिख रहा है कि वांग जी उस ओमेगा की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो एक दिन देखना, वो सच में इस घर में रहने लगेगा और महाराजाओं की तरह राज करेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर मैडम लैन बोलती, तुम चिंता मत करो मेरा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जल्द ही उसे धक्के मार के यहाँ से निकालने वाली हूँ। बस तुम देखती रहो, इस थप्पड़ का बदला मैं उससे लेके रहूँगी। तुम चिंता मत करो। तुम्हें बस अब वांग जी को मनाना चाहिए, ठीक है? वांग जी को मनाओ, वरना देखना वो बहुत गलत समझ लेगा। और गुस्से में आके एंगेजमेंट कैंसिल ना कर दे। ये सुनकर वो बोलते, नहीं ऐसे नहीं हो सकता आंटी। तो वो बोलती कि हाँ जाओ वांग जी को मनाओ, ठीक है? ये सुनकर वांग लिंग जाओ बोलते, हाँ ठीक है। एंड फिर वो कैसे भी करके अपने आप को मनाती है और वहाँ से जाती है वांग जी के रूम में और हेजिटेशन फील करते हुए डोर को देखती है और डोर ओपन करती है। वांग जी गुस्से में था। वांग लिंग जाओ पाउटी फेस के साथ बोलती, वांग जी आई एम सॉरी, वो मैंने गलती कर दी। वांग जी देखता बोलते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ उसे ऐसे जलाने की? तुम पता भी है तुम क्या कर रही थी? वांग लिंग जाओ बोलती, आई एम सॉरी ना वांग जी, देखो मैं जानबूझ के नहीं करना चाहती थी, बस उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि वो तुम उसके हो? मुझे गुस्सा आ गया था, मैं क्या करती? वांग जी उसे देख रहा था और उसे ना क्या ही बोले, वो खुद अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था।
वांग लिख जाओ वांग जी का हाथ पकड़ती है और उसी के पास बैठ जाती है और बोलती, वांग जी मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो उसने मुझे गुस्सा दिलाया था। वो मैं तो बस इतना उससे बोल रही थी कि मेरी वांग जी की शर्ट को हाथ मत लगाओ। और मैंने जब उससे शर्ट लेने की कोशिश की तो उसने ना मुझे धक्का मारा। तो मैंने कहा वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये मेरी वांग जी की शर्ट है तो मैं ले सकती हूँ। बट वांग जी तुम्हें पता, उसने कहा कि मैं होती कौन हूँ, वो तुम्हारा ओमेगा है, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तो है ना, वो कुछ भी कर सकता है, वो तुम्हारी शर्ट को जलाए फाड़े कुछ भी करे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उसने ना मुझे ये सब कहा तो मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे शर्ट लेने की कोशिश की तो उसने मुझे स्लैप कर दिया। वांग जी मैं भी गुस्से में आ गई थी तो मैंने बस उसे दूर करने के लिए किया था, मैंने और कुछ भी नहीं किया था। ये सुनने के बाद वांग जी बता, व्हाट? वांग लिख जाओ, बीजिंग कभी ऐसा एक्ट नहीं करता है, मैं जानता हूँ उसे, भले ही वो कुछ भी क्यों ना करे, बट वो ऐसे ऐसे नहीं करता है। वांग लिंग जाओ बोलती है, वांग जी तुम्हें मेरी बात छोटी लगने लगी है। हाँ, तुम उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, मुझ पर नहीं कर रहे हो। हाँ, वांग जी देखता बोलता, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बात करूँगा उससे, ठीक है, वो ऐसे कभी एक्ट तो नहीं करता है। वांग लिंग जाओ फिर से ड्रामा करते हुए बोलती है, वांग जी तुम मुझ पर यकीन कर रहे हो, मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हो। वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं बहुत हर्ट हूँ। वांग जी बोलता, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, एक काम करो, तुम जाओ रेस्ट करो, ठीक है, मैं बात करूँगा वीजिंग से, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। ये सुनकर वांग लिंग जाओ स्माइल करती है, बोलते ठीक है। वांग जी बोलते, जाओ तुम रेस्ट करो। इसके बाद वांग लिंग जाओ स्माइल करते हुए उठ जाती है एंड वो एक क्रिपी सी स्माइल करती है और बोलती है, हाँ तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब देखना वीजिंग मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। एंड वो स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। वांग जी बैठा हुआ था और सोच रहा था क्या सच में वीजिंग ने ये सब कहा, बट क्यों?